मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा हिस्ट्री का 9th चैप्टर चल रहा था, जिसमें आगे हम बात करेंगे। अभी आपने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पढ़ चुके थे, आप साइमन कमीशन पढ़ चुके थे। उसके बाद हम आते हैं दांडी मार्च पे। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को एक बार और मैं बता दूं आप लोगों को। इसमें क्या था, पूरा जो हमारा टोटल इंडिपेंडेंस था उस बारे में, उस प्रपोजल को यहाँ पे स्वीकार किया गया था सबके थ्रू। ठीक है। इसमें मेनली क्या था, गांधी जी जो थे, ठीक है, उन्होंने भी ये चीज़ बोल दी थी कि नहीं, टोटल इंडिपेंडेंस जो है वो ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे। एक पार्टी जो इसमें फॉर्म हुई थी वो थी स्वराज पार्टी। ठीक है, यानी खुद का शासन वाली पार्टी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दांडी मार्च। ये मेनली जो किया था स्टार्ट गांधी जी ने किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। यानी कि नमक जो था, यानी सॉल्ट, उस पर हैवी टैक्स लिए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन नमक जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारे खाने का, हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी रहता है। तो अब उस ऐसी चीज़ पे जो कि कंपलसरी है उस पर टैक्स लगाना ये ठीक नहीं था, गांधी जी को लगा। तो इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने दांडी तक, यानी दांडी मार्च की यात्रा की, और उसमें जाके समुद्र किनारे पे नमक को बना के नमक कानून तोड़ा, जिसकी वजह से उनको जेल में भी डाला गया था। ठीक है, तो ये पूरा इंसिडेंट जो था उसको दांडी मार्च बोला गया। उसके बाद हम बात करते हैं फास्ट एंड डू डेथ पूना पैक्ट, यानी कि पूना पैक्ट जो था उस पर क्या प्रतिक्रिया रही। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ये चाह रही थी, डिवाइड एंड रूल की हमेशा पॉलिसी वो अपनाते थे। तो उसमें वो क्या करते थे, जो दलित से, यानी छोटे तबके के जो लोग थे, यानी दलित्स वगैरह, जिनकी कोई राइट्स वगैरह की बात नहीं करता था, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया कि अलग से इलेक्टोरल सिस्टम बनाने की बात कही। ठीक है, कि उनकी जो कुछ सीटें जो हैं गवर्नमेंट में उनके लिए रिजर्व की जाएं, उनके लिए अलग इलेक्टोरल सिस्टम रखा जाए। लेकिन गांधी जी ये चाह रहे थे कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि इससे क्या है, लोग बट जाएंगे, यूनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी ने इसके ऊपर फास्ट किया, फास्ट एंड टू डेथ। ठीक है, जो उसके बारे में बात करें तो अनशन कह सकते हैं जिसको। ठीक है, उसके बाद एक पूना पैक्ट जो है वो एक साइन किया गया गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग गांधी जी ने भी कुछ ऐसे, मतलब अपनी जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे वो, उसमें कुछ सीटें जो हैं दलित्स के लिए रिजर्व कर दी, जिससे कि वो भटे। लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम जो अलग करने की बात थी वो उन्होंने मान्य नहीं की। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम सीधी सीधी छोटे से शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब बात चल रही थी उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो चाह रही थी कि इंडिया भी उन, मतलब हमारे यहाँ पे शासन था उन्हीं का। वो चाह रहे थे यहाँ से जो लोग हैं, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी और गांधी जी जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वॉर वॉर जो होता है वो हमेशा डिस्ट्रॉयबल होता है। ठीक है, तो उस चीज़ के प्रोटेस्ट में एक मूवमेंट चलाया गया जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोला गया। ठीक है, और इसी के साथ गांधी जी ने ये भी बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन टोटल इंडिपेंडेंस, वी शैल आइदर डू और डाई। यानी कि गांधी जी ने बोला कि हम टोटल इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे लिए कंडीशन है केवल करो या मरो। ठीक है, इसके साथ ही जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़रूरत थी कि हम इंडिया से हेल्प ले सकें। ठीक है, इंडिया का यूज़ कर सके। उस टाइम पे गांधी जी जैसे और भी लीडर्स जो थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आज़ाद थे, इस तरह सरदार पटेल थे, इन लोगों को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, जिससे कि ये कोई भी लोगों को भड़का ना सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना काम निकाल सके। उसके बाद आते हैं रेवोल्यूशनरी लेसनिज्म। यानी कहने का मतलब ये है, जब ये सब चीज़ें चल रही थी, कांग्रेस पार्टी बातचीत करके सॉल्यूशन निकाल रही थी, मूवमेंट वगैरह चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसके आउटकम्स जो हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं आ रहे थे। तो लोगों में थोड़ी सी गुस्से वाली भावना जाग रही थी, और गुस्से वाली भावना जो जाग रही थी उससे क्या है, कुछ लोग ऐसे भी थे, ठीक है, जिनमें रिवोल्यूशन की भावना भी, फीलिंग्स भी डेवलप हो रही थी। तो वो था हमारा रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। कहने का मतलब है, जब से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है, और भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ हुई, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने क्या किया, लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, यानी उनकी बात सुनते ही नहीं थे वो। ठीक है, तो इस टाइप की जो सिचुएशंस थी, उन्होंने जो लोग थे उनमें एक वायलेंस, यानी कि हिंसा की भावना को भी जगाया, कि मतलब जब तुम सुन ही नहीं रहे हमारी, ठीक है, कैसे सुनाए फिर। या तो पहले तो हम शांति से सुना रहे थे, बिल्कुल आराम से, प्यार से, अब तुम्हें वो भी सुनाई नहीं दे रही है, तो फिर हमें चिल्लाना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो कंडीशंस है वो उनमें जाग रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी इंसिडेंट, तो ड्यूरिंग दोज डेज
द एक्टिव रिवोल्यूशनरी इन महाराष्ट्र वर श्यामजी कृष्ण वर्मा, वसुदेव बलवंत फाड़के, चाफेकर ब्रदर्स एंड सावरकर ब्रदर्स। ठीक है, ये जो लोग थे, ये लोग रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को बिलोंग करते थे। ठीक है, इनमें जो फीलिंग्स थी वो रेवोल्यूशनरीज थी। ये पंजाब में एक बार इकट्ठा हुए। पंजाब में कौन? हेयर श्री परमानंद एंड लाला हरदयाल एंड अदर लीडर्स लेड द रिवोल्यूशनरी। यानी कि इस ये सब जो थे वो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, या कह सकते हैं कैसे हिंदी में बोले तो क्रांतिकारी टाइप। ठीक है, उसके बाद इन्हीं में एक और नाम आता है मदन लाल ढींगरा। ठीक है, तो मदन लाल ढींगरा की हम बात करें, ये 1909 में मार दिए गए थे। सर विलियम कर्जन वेली एंड आनंद कैनेरे किल्ड द सेशन जज। ठीक है, तो इन्होंने उसके बाद जो इन दोनों को मार दिया गया, सेशन जज जो थे, इन लोगों ने सेशन जज को मारा था। उसके बाद इसमें और भी नाम दिए हुए हैं, जैसे खुदीराम बोस है, विपिन चंद पाल है, ठीक है, रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल। तो ये सब जो थे वो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को बिलोंग करते थे। इन लोगों की थिंकिंग जो थी वो यही थी कि बातचीत करके तो अब कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, क्योंकि इतने अच्छे आउटकम नहीं आ रहे हैं। थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलने से काम नहीं चलेगा। टोटल इंडिपेंडेंस अगर चाहिए है तो उन्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ही ऐसे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग भी इसी चीज़ पे काम करते थे। ठीक है, यानी कि थोड़े से क्रांतिकारी टाइप में, यानी कि अगर कोई गलत हो रहा है, ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, उनके खजाने को लूट लिया, इस टाइप की जो एक्टिविटीज थी वो यही लोग करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें 1928 में साइमन गो बैक मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, उसमें लाला लाजपत राय जो थे, ठीक है, वो मारे गए थे क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी टाइम पे लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें कि उनकी लाठी सिर पे लाठी लगने से मौत हो गई थी। और इसके बाद जो क्रांतिकारी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट गॉट अ सेटबैक ड्यू टू ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड डेथ ऑफ मैनी रिवोल्यूशनरी लीडर्स। यानी कि काफ़ी सारे ज़्यादा लोग, जैसे लाला लाजपत राय की बात कर रहे थे, तो इसी तरह के और भी लीडर्स जो थे वो भी इस चीज़ में मारे गए, इस इंसिडेंट्स में मारे गए, क्योंकि रिवोल्यूशनर्स जो थे वो जो भी मूवमेंट करते थे, ठीक है, उसपे उसके प्रोटेस्ट में तो कई बार थोड़े हिंसाजनक भी हो जाते थे, वायलेंस भी हो जाता था उनमें, तो उसमें काफ़ी लोग मारे जाते थे। तो उस वजह से जो लोग मर रहे थे, उससे रिवोल्यूशनरी की जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो और ज़्यादा डेवलप हो रही थी। उसके बाद हम बात करें सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है, वो भी अगर हम कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को ही बिलोंग करते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस came in contact with Gandhi ji during the non corporation movement। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के थ्रू टाइम पे ये इनके कांटेक्ट में आए। ही वॉज मोर impressed by the ideology of देशबंधु चित्तरंजन दास than the ideology of गांधी जी। वो गांधी जी की आइडियोलॉजी से ज़्यादा देशबंधु चित्तरंजन दास उनकी आइडियोलॉजी से इम्प्रेस थे। सुभाष चंद्र जी was sad when the non-corporation movement was suspended and he joined the स्वराज दल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए थे जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद उन्होंने स्वराज दल ज्वाइन कर लिया। ऑर्गेनाइज्ड बाय चित्तरंजन दास ने जो स्वराज दल ऑर्गेनाइज किया था उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सुभाष चंद्र बोस रिप्रेजेंटेड द यूथ in the Indian National Congress and believed in the ideology of total independence like पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी जो थे वो यूथ को रिप्रेजेंट करते थे, सुभाष चंद्र बोस, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह ये भी टोटल इंडिपेंडेंस के ही फेवर में थे। He was elected Congress President in 1937 and 1938. When he was elected Congress President second time, there were difference of opinion between him and Gandhiji and Congress Working Committee। Ultimately, he resigned and formed an organization named Forward Bloc in 19। देखो,
उसके बाद जब इनको दोबारा से पहली बार प्रेसिडेंट बनाया, चलो ठीक है कोई बात, जब इनको दूसरी बार प्रेसिडेंट बनाया गया तो थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ, कह सकते हैं एक मिसकम्युनिकेशन सी होना स्टार्ट हो गया, यानी कि कुछ लोगों को इनका प्रेसिडेंट बनना पसंद नहीं आया। मेनली अगर हम बात करें गांधी जी को इनका प्रेसिडेंट बनना पसंद नहीं आया, क्योंकि गांधी जी थोड़ा सा फेवर करते थे किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो उनको इनका प्रेसिडेंट दोबारा बनना पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया उससे, और इन्होंने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको बोला गया फॉरवर्ड ब्लॉक। कब बनाई, 1939 में। टेकिंग एडवांटेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, he escaped from the country and reached Japan with via Peshawar, Moscow and Berlin. He believed that his plan can be successful in Southeast Asia, and therefore he organized the Indian National Army and became its chief. Subhash Chandra Bose was associated with Indian Independence League also. कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से वो ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए तो उन्होंने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एडवांटेज लेके वो यहाँ से चले गए। कहाँ पे गए, जापान, कहाँ से होते हुए, पेशावर, मॉस्को एंड बर्लिन से होते हुए। उनका ऐसा मानना था कि साउथ एशिया से उनका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और उसके चीफ बने। सुभाष चंद्र बोस वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ऑल्सो। इन दिस वर्क ही गॉट कॉर्पोरेशन from the famous revolutionary Ras Bihari Bose. In the year of 1943, the capacity of commander of Indian National Army, he formed the interim government of the independent India in Singapore. कहने का मतलब ये बाहर जो है वो अपनी आर्मी कलेक्ट कर रहे थे, अपनी एक फौज बना रहे थे, जिससे कि वो यहाँ वापस आके इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवा सके। ठीक है, तो इसमें ऐसे लोगों को जोड़ रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी में जिसमें कि लोग जो थे बाकी देशों, यानी मेनली अगर कह सके ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो परेशान थे, जो हारे हुए देश के लोग थे, तो उन लोगों को इकट्ठा करके ये अपनी आर्मी बना रहे थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड वॉर ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर। उन्होंने इंडो बर्मा बॉर्डर से अपना वॉर स्टार्ट कर दिया। इन फरवरी 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी लॉन्च अनदर अटैक एंड फ्री रामू, कोहिमा, पलेम, टिंडिम, यानी इन एरियाज को उन्होंने क्या करवाया, छुड़ाया, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये एक तरह से अपना ही पूरा एक कमांडिंग आर्मी चला रहे थे जिससे कि वो देश को आज़ाद करवा सके, क्योंकि सीधी सी बात है ये रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को बिलोंग करते थे। तो ये इन्होंने कहा अगर युद्ध है तो युद्ध ही सही। उसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम लीग। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट्स आएंगे आपको उनको क्लियर करेंगे लाइव क्लास में। इतना पढ़ने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।